नाश्ते का मरहला शुरू तो हुआ, मगर उसके मुकम्मल होने से कबल ही तहखाने की दीवारों में पोशीदा स्पीकर एक बार फिर जाग उठे। कैथी ब्राउन की आवाज आई, तहजीब मेलकम एक्स से गुफ्तगू करो अली। मैंने कहा, नहीं कैथी, मैं तहजीब जब्बट से बात नहीं करना चाहता। मेरी बात मानो तो उन्हें मेरी मौजूदा सूरत हाल के बारे में भी मत बताना, खामखा वो अफसरदा हो जाएंगे। कैथी बोली, ये फैसला करने में तुमने बहुत देर कर दी अली। तहजीब और बर्ड मेरे पास मौजूद हैं और मैं उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ। तहजीब की बुझी बुझी सी आवाज आई, कैथी ठीक कह रही है अली, मुझे यहाँ पहुंचे बहुत देर हो चुकी है और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जनरल टेरिस ने हालात के तहत जो कुछ किया उससे बेहतर कुछ नहीं किया जा सकता था। तुम्हारी खातिर वो अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहा है, जबकि उसका अपना कोई कसूर नहीं है। मैं कैथी ब्राउन की अज़मत और हौसले को सलाम करती हूँ जिसने वो फैसला किया जो दुनिया की कोई बीवी नहीं कर सकती। कैथी के इस हौसले को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं भी तुम पर सब्र कर लूं। मैं सन्नाटे के आलम में तहजीब के मुंह से निकले हुए अल्फाज सुन रहा था। जिस मजबूती का उसने मुजाहरा किया, मैं उससे उसकी तवक्को नहीं कर सकता था। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया था। कैथी ब्राउन को देखकर तहजीब भी गुमराह हो गई थी। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन की तरह अब वो भी मुझसे मेरी बेगुनाही के सबूत की तलबगार थी। मैं एक बेबस और बेजारो मददगार शख्स बनकर रह गया था। अब तो करीब तरीन हस्ती भी मुझसे मुतनफ़र हो गई थी। अब जिंदा रहने का कोई फायदा भी नहीं था। मैं मुतमईन था कि मैंने यहूदियों पर जो ज़रबे लगाई हैं वो बहुत काफ़ी हैं। एक तन्हा आदमी इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकता है। और मैं गैर मुतमईन भी था कि दुनिया से रुखसत होते वक्त तहजीब की नज़रों में मेरी हैसियत एक दुश्मन की सी होगी। बरस हा बरस की काविशों पर चंद लम्हात हावी आ गए थे। वो चंद अल्फाज ज्यादा मोतबर ठहरे थे जो मैंने एक बड़े मकसद के हुसूल के लिए अदा किए थे। कोई मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। हर शख्स सबूत का ख्वाह था। मुझे हर शख्स की नहीं, सिर्फ तहजीब की परवाह थी जिसने अभी अभी अपना फैसला सुनाया था। मैंने कहा, कैथी ब्राउन और जनरल टेरिस हमारे मोहसिनों में से हैं तहजीब। मुझे खुशी है कि तुमने उनके नक्श कदम पर चलने का फैसला किया। मैं तुम्हारे फैसले को दिलो जान से कबूल करता हूँ तहजीब। वो बोली, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ अली। अब तुम अपनी चर्ब जबानी से काम लेकर बचने की कोशिश करोगे। कैथी पर तुम्हारी बातें अच्छा खासा असर कर चुकी थीं, मगर अब मैं आ गई हूँ। कैथी ब्राउन को तुम्हारी लच्छेदार गुफ्तगू के जाल में नहीं फंसने दूंगी। कैथी बोली, मैं बहरहाल अब भी अपने इस मौकिफ पर कायम हूँ कि अली को रियायत मिलनी चाहिए। कम से कम इतनी रियायत देने में तो कोई हर्ज ही नहीं है कि अली का इलाज कराया जाए। अगर दवाओं के जरिए किसी के नजरियात तब्दील किए जा सकते हैं तो उसका तोड़ भी किया जा सकता है। तहजीब बोली, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था कैथी, जब अली पर वो अमल किया गया था। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकती। अली को एक अजीब किस्म की कुर्सी से जकड़ दिया गया था और उसके सर पर एक आहनी हेलमेट मुंड दिया गया था जिसके बिजली के कुछ तार निकलकर एक मशीन तक जा रहे थे। वो मशीन ऑन की गई तो उससे जन्नाटेदार आवाज निकल रही थी। फिर एक आदमी एक कैन के जरिए अली के माथे पर कोई स्प्रे करता रहा और दूसरा अपने नजरियात बताता रहा। मालूम नहीं ये उन दोनों में से किस चीज का असर था कि अली मशहूर नजर आने लगा। ये बिल्कुल किसी सादतमंद बच्चे की मानिंद नजर आ रहा था और जो कुछ वो कह रहे थे उसे यूं दोहरा रहा था जैसे वो नजरियात उसका ईमान बन गए हों। मैं कैसे मान लूं कि इस साइंटिफिक अमल का कोई तोड़ भी मुमकिन है, और अगर है तो उसे दरियाफ्त किया जा सकता है या उस पर अमल किया जा सकता है। जनरल ने मुझे मुखातिब किया, बोला, तुमने सुन लिया अली, ये तहजीब के ख्यालात हैं। तुमने खुद ही कहा था कि तहजीब तुम्हारी बातों की मजीद तस्दीक करेगी। अब तहजीब के ख्यालात जानने के बाद तुम मुझे किस हद तक मूरद इल्जाम ठहराओगे? मैंने कहा, मैंने तुम्हें कब मूरद इल्जाम ठहराया है जनरल? ना ही तहजीब का कोई कसूर है। जो कुछ उसने देखा बयान कर दिया। तहजीब की आवाज आई, बहुत होशियार रहने की जरूरत है जनरल। इसकी गुफ्तगू बज़ाहिर बड़ी बेज़रर नजर आती है, लेकिन गैर महसूस तरीके पर आदमी उसका शिकार हो जाता है। मैंने कहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे बाद यहूदी सुकून से न बैठने पाएं। कुछ लोग होने चाहिए जो उन्हें जिक पर जिक पहुंचाते जाएं। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, मैं और कैथी ब्राउन मिलकर तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ाएंगे अली। तुम्हें उस तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद स्पीकर ऑफ हो गया। तहजीब का रवैया मेरे वाकयात के बरक्स था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक मेरे खिलाफ हो चुकी होगी। मेरी जजीरे से रवानगी तक तो उसका ये रूप नहीं था। शायद उसे कैथी ने भड़का दिया था, लेकिन ये नजरिया भी दिल को नहीं लगता था। कैथी तो खुद मेरे हक में बोल रही थी। फिर इस इनकलाब की वजह मैं नहीं समझ सका था। और फिर बर्ड भी तो था। उसने तो मुझे मुखातिब करने तक की जहमत नहीं की थी। क्या वो भी मुझसे बदजन हो गया था? मैं बुरी तरह मुस्तरिब हो गया।
सारी दुनिया मुझसे बदजन हो सकती है मगर बर्ड नहीं हो सकता। वो तो बेदाम का गुलाम था। मुमकिन है वो भी तहजीब के ज़ेरे असर होने की वजह से कुछ ना बोल सका हो। मैं इस तरह के आलम में उठकर टहलने लगा। कुछ देर तो जनरल खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर वो उठकर मेरे नज़दीक आया और मेरे शाने पर हाथ रख कर बोला, खुद को हल्कान करने से क्या फ़ायदा, सब कुछ जहन से झटक दो। मैं बड़ी तलखी से मुस्कुराया। कहा, क्या आखिरी वक्त में अपना मुहासबा भी न करूं, ये हिसाब भी न करूं कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। जनरल ने नासिहाना अंदाज में कहा, तमाम मसाइब सिर्फ उस वक्त तक होते हैं जब तक जिस्म और रूह का रिश्ता कायम है। मैंने बेरुखी से कहा, तुम्हें नींद आ रही होगी जनरल, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। जनरल ने मगमूम लहजे में कहा, हम एक ही कश्ती के सवार हैं मेरे दोस्त, मरते दम तक मुझे तुम्हारा साथ निभाना है, तुम्हें छोड़कर मरने के लिए कैसे चला जाऊं। मैंने बिफरे हुए अंदाज में कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ जनरल, हम एक कश्ती के मुसाफिर किस तरह हो सकते हैं, रुसवा होकर मरना मेरा मुकद्दर है और तुमने खुद को ईसार और कुर्बानी का पैकर बना लिया है। जनरल टेरिस मुतहज्जर रह गया। बोला, अली ये तुम क्या कह रहे हो। मैं जहरीले अंदाज में मुस्कुराया, कहा, यही तो तुम्हारा कमाल है जनरल, तुम दोनों तरफ से अच्छे बन गए और मुझे तुमने उस हद तक बेबस कर दिया कि मैं अपनी सफाई में कुछ साबित भी नहीं कर सकता। वो बोला, अगर तुम ये समझते हो अली तो मैं तुम्हारी रिहाई का हुक्म देने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक बुलंद आहंग कहकहा लगाया, कहा, गोया जो कुछ मैंने कहा है तुम उसे साबित कर देने पर तुल गए हो। वो बोला, क्या मतलब। मैं बोला, मैंने कहा था तुम हर तरफ से अच्छे रहना चाहते हो। अब मुझसे मेरी रिहाई की बात करके तुम यही चाहते हो ना कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो जाए। लेकिन मैं अहमक नहीं हूँ जनरल, अब अगर तुम कोई हुक्म दोगे तो भी उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। तुमने जो अहमकाना हरकतें की हैं उसके बाद कौन तुम्हारी बात मानेगा। जनरल बोला, उस वक्त मेरे जहन में कुछ और था ली, इसलिए मैंने सख्ती से ये हुक्म दिया था कि खा मैं ही क्यों ना कहूँ, तहखाने का रास्ता न खोला जाए। मैंने कहा, मैं जानता हूँ जनरल कि वो कुछ और क्या था। जनरल चौंक कर मुझे देखने लगा। बोला, तुम्हें क्या मालूम कि मैंने इतने सख्त अहकामात क्यों जारी किए थे। मैंने तलखी से कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ जनरल, तुम्हें खदशा था कि मैं तुम पर तशद्दुद करके तुमसे अपनी मर्जी की कोई बात भी कहलवा लूंगा। मुमकिन है तुमने ये भी सोचा हो कि मैं तुम्हें हलाक करके तुम्हारी आवाज में तुम्हारे आदमियों को अपनी मर्जी के अहकामात दूंगा और यहाँ से बच निकलूंगा। जनरल टेरिस के चेहरे पर खिफ़त के आसार थे। उसने झेंपे हुए अंदाज में कहा, क्या मुझे ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करना चाहिए थी अली। मैंने कहा, यह सवाल खुद से करो जनरल और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तज्जिया करो। वो बोला, मैंने जो कुछ भी सोचा था वो महज एहतियात के पेश नजर था, इसका ये मतलब तो नहीं। मैंने बड़े खराब लहजे में कहा, खा एहतियाती तदाबीर के तौर पर ही सही, तुमने मेरी तरफ से बदगुमानी तो की। तहजीब की बेरुखी के बाद मैं खुद पर काबू खो बैठा था। मैंने कहा, तुम अव्वल व आखिर एक जनरल हो, हर हाल में अपनी फतह के खा वो फतह किसी भी कीमत पर क्यों ना हासिल हो। तुम्हें वाकई मुझसे ये खतरा था कि मैं तुम पर हमला कर बैठूंगा, इसलिए तुमने इब्तिदा ही में मुझे ये इत्तला फराहम कर दी थी कि अगर तुम कहोगे तो भी तहखाने का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। जनरल ने अफसुर्दगी से कहा, क्या तुम्हें हर बात से आगाह कर देना मेरा फर्ज नहीं था, और मुझसे जो कोताही हुई उसका एतराफ तो मैं कर ही चुका हूँ। मैंने कहा, मैंने तुम्हें लाजवाब कर दिया था, तुम्हारे पास अपनी गलती के एतराफ के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात का गम है कि तुमने मेरा इमेज तबाह कर दिया और तहजीब की नजरों में तबाह किया। जनरल ने सर झुका लिया और बोझल कदमों से चलता हुआ वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। बोला, काश इस गलती का मदावा करना मेरे बस में होता। मैंने कहा, बड़े लोगों का काम मदावा करना नहीं होता, उनका काम सिर्फ गलतियां करना होता है। तुम क्यों फिक्रमंद हो जनरल, तुमने जो गलती की है उसे भी दूसरे भुगत लेंगे। अचानक स्पीकर से सरसराहट उभरी और उसके बाद कैथी ब्राउन की आवाज आई, तहजीब की हालत ठीक नहीं है जनरल। जनरल चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बोला, तुम ये इत्तला मुझे क्यों दे रही हो, क्या डॉक्टर कहीं मर गया है। कैथी बोली, ये मामला डॉक्टर के बस का नहीं है जनरल, तहजीब को जज्बाती सदमा पहुंचा है। जनरल ने कहा, जज्बाती सदमा पहुंचने का ये मतलब तो नहीं होता कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, फौरन डॉक्टर को तलब करके उसका मुआयना करवाओ। कैथी बोली, तहजीब बेहोश हो गई है जनरल, वो नाकाबिले बर्दाश्त हेजान से दो चार हुई है। जनरल बोला, थोड़ी ही देर पहले तो उसने हमारे इक़दामात से इत्तेफाक किया है, अब उसे क्या जज्बाती सदमा पहुंच गया। कैथी बोली, क्या तुम नहीं जानते जनरल कि वो अली पर जान छिड़कती है, क्या तुम्हारे ख्याल में अली को जिंदा दरगोर कर देने की खबर पाकर वो खुश होगी। जनरल ने बेबसी से कहा, जो कुछ उसने जबान से कहा मैं तो उसको दुरुस्त समझूंगा, मुझे क्या मालूम कि उसके दिल में क्या है। कैथी बोली, तुम ठीक कह रहे हो जनरल, इसलिए कि तुम महज एक जनरल हो, तुम्हें क्या मालूम कि जज्बात क्या होते हैं।
जिस शख्स का वास्ता उम्र भर इंसान नुमा मशीनों से रहा हो, उसकी समझ में ये बातें आ ही नहीं सकती। जनरल की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तो बेहिस हूँ, लेकिन तुम तो इन बातों को समझती हो। फिर तुमने तहजीब तक ये इत्तला क्यों पहुंचाई थी? वो बोली, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी दोस्त है जनरल, और मैं किसी मसलहत के तहत भी उसे बेखबर नहीं रख सकती। जो बात कल उसके इल्म में आना थी वो मैं आज ही क्यों ना बता देती। तुम तो अली के साथ अपनी जान देकर हर झंझट से छूट जाते। जवाबदही तो मुझे करनी होगी। मैं उसे क्या बताती कि मैंने उसे बरवक्त हालात से क्यों मुत्तला नहीं किया। जनरल बोला, तुम अपने हवासों में नहीं हो क्या थी? मैंने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तुम्हें जज्बात में नहीं उलझना चाहिए। वो बोली, अगर अली को कुछ हुआ तो तहजीब भी जिंदान नहीं रह सकेगी जनरल, और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि एक मुजरिम की खातिर एक बेगुनाह की जान से नहीं खेला जा सकता, खास तौर पर उस सूरत में कि मुजरिम के बेगुनाह होने के पूरे इम्कानात मौजूद हों और जिसकी जान जाने का खतरा हो उससे हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हों। जनरल धाड़ा, तुम पागल हो गई हो क्या थी? मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें इंचार्ज बनाकर गलती की। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम एक औरत भी हो। कैथी बोली, जिसे तुम गलती कह रहे हो वो तुम्हारा वाहिद सही फैसला था जनरल। मेरे सिवा कोई और इस मौके पर वो फैसला नहीं कर सकता था जो मैंने किया है, और मुझे यकीन है कि मैंने गलत फैसला नहीं किया। मैं अली की रिहाई का हुक्म दे रही हूँ। जनरल की धाड़ से तहखाना गूंज उठा। कैथी ब्राउन, तुमने ये हिमाकत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हालात ने अचानक एक नई करवट ले ली थी और मैं हैरान था कि इस मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत तेजी से फैसला किया। वो तेजी से ही फैसला करने का वक्त था, वरना मैं सूरत हाल अपने हक में नहीं कर सकता था। मैंने बड़ी तेजी से कहा, तुम जनरल को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। तुम जो कुछ कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। जनरल ने चौंक कर मुझे देखा। उसकी समझ में कुछ ना आया। कैथी ने खुश्क लहजे में कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी जिम्मेदारी पर कर रही हूँ। जनरल ने हैरत से कहा, तुम उसे क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें तो इससे बेहतर मौका ही नहीं मिल सकता। मैंने कहा, यह कैथी ब्राउन नहीं है जनरल, तहजीब मैल्कम एक्स है, इसलिए मैंने उसे मना किया है। जनरल ने बेयकीनी से मुझे देखा। उसने अजीब से लहजे में कहा, तुम इतनी आसानी से भी मजाक कर सकते हो। मैंने कहा, तो फिर वो वजह बता दो जिसके तहत चंद मिनट के अंदर अंदर कैथी ब्राउन ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। वो बोला, मुझे इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है अली। अब ऐसा भी क्या कि मैं कैथी की आवाज भी न पहचान पाऊं। मैंने कहा, तुम नहीं पहचान सके जनरल, मगर मैंने पहचान लिया। ये तहजीब ही है, और तहजीब मैं तुमसे कह रहा हूं कि किसी हिमाकत में पड़ने की जरूरत नहीं है। तहजीब फट पड़ी। बोली, तो क्या मैं तुमको जिंदा दरगोर हो जाने दूं? ये कभी नहीं हो सकता अली, कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे सवाल करती हूँ, मेरी जगह तुम होते तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होता? जनरल सन्नाटे में आ गया। तहजीब ने उसकी बिछाई हुई बिसात उलट दी। वो शिकस्त खा गया था। जनरल ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, कैथी ब्राउन कहाँ है तहजीब? वो बोली, वो खैरियत से है जनरल, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं बड़ी एहतियात से उसे बेहोश किया है और इस वक्त मास्टर कंट्रोल रूम पर मेरा कब्जा है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। जनरल का सर झुक गया। उसने तहजीब से कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था कि तहजीब उसकी किसी दलील से मुतासिर नहीं होगी। उसने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। अब वो जनरल टेरिस नहीं, महज एक शिकस्त खुर्दा जनरल था। तहजीब बोली, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तहखाने के दरवाजे पर इस वक्त बड के अलावा और कोई नहीं है, और मैं उसे दरवाजा खोलने का हुक्म दे रही हूँ। तुमसे पुरसुकून रहने की दरखास्त है, वरना तुम्हारे अपने आदमी तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा, तुम हद से गुजर रही हो तहजीब। जनरल टेरिस हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है। माजी में इनके हम पर बहुत से एहसानात हैं। क्या इन एहसानात का सिला तुम इस तरह अदा कर रही हो? तहजीब बोली, ये दोनों मियाँ बीवी मेरे मोहसिन भी हैं अली, लेकिन मुझे भी तो ये देखना है कि मैं बेबसी से तुम्हें मौत के मुंह में जाते देखती हूँ या तुम्हारी रिहाई के लिए हाथ पैर मारूं। तुम्हारे मुकाबले पर कोई भी हो, मेरी नजर में कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारी जगह मोशे हावर्ड या उसकी तंजीम का कोई आदमी होता तो वो भी यही करता जो तुम कर रही हो। वो बोली, अव्वल तो उनका अंदाज मुख्तलिफ होता, और फर्ज करो ये भी होता, तब भी वो इस यकीन के साथ तुम्हें रिहा कराते कि तुम उनके आदमी हो और रिहा होने के बाद उनके लिए ही काम करोगे, जबकि मैं तुम्हें इस यकीन के साथ रिहा करा रही हूँ कि तुम्हारे नजरियात तब्दील नहीं हुए। मैंने कहा, तुम मास्टर कंट्रोल रूम पर काबिज हो तहजीब, तुम्हें वहाँ कोई खतरा नहीं है, और यहाँ खुराक का इतना जखीरा है कि हम दोनों अफराद के लिए 2 दिन तक बहुत काफी होगा। फौरी तौर पर मुझे भी जान का खतरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाओ। तुम्हारे पास बहुत वक्त है, खूब अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई फैसला नदामत का सबब बन जाए। तहजीब बुरा मानकर बोली, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो अली।
میں نے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اور ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی جس پر مجھے کبھی بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے حیرت سے کہا، اس قدر یقین؟ تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میرے دوست جنرل ٹیرس کو بھی قائل کر دو تاکہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹ سکے؟ وہ بولی، میں نے عدالت نہیں لگا رکھی علی، اور نہ ہی میرے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس کے ذریعے دوسروں کو قائل کر سکوں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اپنا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے تہذیب، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا۔ برڈ کو حکم دو کہ وہ تہہ خانے کا دروازہ کھول دے، اور میں اس وقت تک یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن میری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتے۔ جنرل نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بولا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر عمل بھی کر سکو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، میرا حوصلہ بہت بلند ہے جنرل، اللہ نے چاہا تو جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤں گا۔ تہذیب کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی، تمہارا نام احمقوں کی فہرست میں درج کیا جانا چاہیے۔ یہودی ہر قسم کی حماقت سے مبرہ ہو کر عالم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تمہیں ذاتیات سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ تہذیب کی بات کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں سوتے سے جاگ اٹھا ہوں۔ میں نے کہا، میرے نظریات تبدیل نہ ہونے کا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے تہذیب؟ وہ بولی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماسٹر لی کوان نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس شخص نے مجھے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح چاہا۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ اس نے جزیرے پر مجھ سے بسا اوقات ایسے جملے بولے تھے جن کا مفہوم اس وقت پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا۔ جزیرے پر وہ کھل کر مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ گفتگو سن لیے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اب مجھے وہ سارے جملے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ماسٹر لی کوان کے کہنے پر تم نے آنکھ بند کر کے یقین کر لیا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ موشے ہارورڈ کا ملازم ہے۔ وہ تو تمہیں گمراہ کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ وہ بولی، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ یہودی نہیں ہے، اور یہ کہ اس نے دھوکے سے تم پر حملہ نہیں کیا۔ جو شخص موقع ملنے کے باوجود مد مقابل پر دھوکے سے ہاتھ نہ اٹھائے، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دے گا؟ اور اگر اسے دھوکہ دینا ہی تھا تو کیا پہلے ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ تہذیب کی دلیلوں میں وزن تھا۔ مجھے اس کی یہ بات ماننے پر مجبور ہونا پڑا کہ اس نے میری رہائی کے لیے اندھا دھند کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تہذیب کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئے علی؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تم خود سے باہر آتے ہو یا؟ میں چونک پڑا۔ تہذیب مجھے کوئی دھمکی دینے والی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں دھمکیوں سے مروب نہیں ہوتا، پھر اس نے مجھے دھمکی دینے کی جرت کیسے کی؟ کیا وہ مجھے کوئی اتنی بڑی دھمکی دے سکتی ہے جس سے ڈر کر میں اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤں؟ میں نے کہا، خاموش کیوں ہو گئی؟ مجھے دھمکی دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس دھمکی کے ذریعے مجھے مجبور کر سکتی ہو۔ تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تمہاری ضدی طبیعت سے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں علی، لیکن میں نے پہلے تمہیں قائل کرنے کے لیے اپنی سی ہر ممکن کوشش کی۔ جب تم نہیں مانتے تو مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانے کے بارے میں غور کرنا پڑا۔ میں نے کہا، تم مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر کے میرا اشتیاق بڑھا رہی ہو۔ تم نے اپنی دھمکی مکمل نہیں کی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب تو تم اپنی دھمکی پر عمل کر کے ہی مجھے یہاں سے نکال سکو گی۔ جنرل ٹیرس نے کہا، علی پلیز تم لوگ آپس میں مت الجھو۔ احساس تو مجھے ہو ہی چکا ہے کہ میں تمہارے سلسلے میں بدترین غلطی کا مرتکب ہوا ہوں۔ میں نے کہا، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں جنرل، کوئی بڑی غلطی کرتا ہے اور کوئی چھوٹی غلطی کرتا ہے۔ اب تو یہ دیکھنا ہے کہ مادام تہذیب میری مرضی کے خلاف مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کیا حربہ اختیار کریں گی۔ تہذیب ہنس پڑی۔ اس نے کہا، بعض اوقات بالکل بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہو، دھمکی سن کر ہوش اڑ جائیں گے، ساری شیخی دھری رہ جائے گی۔ میں نے بڑے سکون سے کہا، بس تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ اب میں کوئی شیخی نہیں بگھاروں گا، صرف یہ دیکھوں گا کہ ہم دونوں میں کون فتح یاب ہوتا ہے۔ تہذیب نے ہنس کر کہا، تم ہار جاؤ گے علی۔ وہ اچانک ہی بڑے اچھے موڈ میں آ گئی تھی۔ اس کا یہ انداز میرے لیے بہت عجیب تھا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ دعویٰ کر رہی تھی۔ آخر اس کے ذہن میں کیا تھا جس کی بنا پر وہ اس قدر بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہی تھی؟ ذہن پر خاصا زور ڈالنے کے باوجود میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔